बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 19 हम पढ़ रहे थे। इसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप एटम के न्यूक्लियस को पढ़ते हो, उसको आप कहते हो न्यूक्लियर फिजिक्स। एटम का स्ट्रक्चर हमने देखा। एटम में सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें दो पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। जबकि तीसरा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर घूम रहा होता है ऑर्बिट के अंदर। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। सबसे भारी पार्टिकल न्यूट्रॉन होता है, उससे थोड़ा हल्का प्रोटॉन होता है, और सबसे हल्का यानी लाइटेस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। फिर हमने ये देखा एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। आपको पीरियोडिक टेबल में जब भी कोई एलिमेंट मिलेगा तो वो सिंबल लिखा हुआ होता है, और उस सिंबल के साथ उसके ऊपर नीचे दो नंबर्स लिखे हुए होते हैं। एक बड़ा नंबर होता है, एक छोटा नंबर होता है। जो बड़ा नंबर होता है उसको हम एटॉमिक मास या मास नंबर भी कहते हैं, ए से डिनोट करते हैं। और जो छोटा नंबर होता है उसको एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर भी कहते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है जी? आपके पास एटॉमिक मास, पहले एटॉमिक नंबर बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर क्या होता है जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं? ये आपको बताता है कि आपके एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक न्यूट्रल एटम में उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर आपको बताता है कि आपके पास जो एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन है। अगर एक एटम है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 46 है, तो इसका मतलब होगा उसमें 46 इलेक्ट्रॉन है और 46 प्रोटॉन है। जबकि जो बड़ा वाला नंबर होता है जिसको हम एटॉमिक मास या मास नंबर भी कहते हैं, ए से हम इसको डिनोट करते हैं, ये असल में न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं ये नंबर बता रहा होता है। अब हम पे पता है जी, अभी बताया मैंने आपको कि न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लिहाजा मास नंबर जो है वो बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के। इस मास नंबर में से हम न्यूट्रॉन की नंबर्स निकालते हैं कैसे? इस फॉर्मूले की मदद से, ए माइनस जेड, यानी कि मास नंबर माइनस चार्ज नंबर। ये एग्जांपल्स थी आपको मैंने कुछ, ये आपके एटम्स लिए थे और इसमें ये एटॉमिक मास हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया। अब ये हो गया जी एटॉमिक नंबर, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इतने ही प्रोटॉन्स हो गए। और ये है एटॉमिक मास यानी ए। तो हमने इसमें से जेड को माइनस किया तो हमें न्यूट्रॉन्स की तादाद मिल गई। ठीक है जी। आइसोटोप्स हमने पढ़ा। आइसोटोप्स क्या होते हैं? दो चार एलिमेंट्स होंगे जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं होती, केमिकल प्रॉपर्टीज बस वो सिमिलर होती है। यानी बहन भाई कहता हूँ मैं इनको कि ये दिखने में अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरनली एक ही खून दौड़ रहा होता है। तो इसी तरीके से ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ये दिखने में एक दूसरे से डिफरेंट होंगे लेकिन केमिकली ये सेम होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। वजह क्या होती है? न्यूट्रॉन्स की तादाद। ये मैंने आपको तीन हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बताए थे। ये पहला हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ये दूसरा और ये तीसरा। ये तीनों आपको दिखने में अलग अलग दिखेंगे लेकिन केमिकली ये तीनों हाइड्रोजन हैं। इनमें फर्क कहाँ पर है जी? न्यूट्रॉन्स की तादाद पे फर्क होता है। इनमें न्यूट्रॉन्स का फर्क होता है जिसकी वजह से इनका ये बिहेवियर हो जाता है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। रेडियो एक्टिविटी हमने पढ़ा। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास, ठीक है जी, एटॉमिक मास यानी कि वही न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, ये वाला ए इज इक्वल टू एन प्लस पी, ठीक है, एटॉमिक मास। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास 82 से ज़्यादा होता है, यानी उनके न्यूक्लियस में 82 से ज़्यादा पार्टिकल्स पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलाकर 82 से ज़्यादा बनते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल होने की वजह से ये न्यूक्लियस क्या करते हैं? रेडिएशंस को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, इनमें से रेडिएशंस निकल रही होती है। इस फिनोमिना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं और ऐसे एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास 82 से ज़्यादा होता है। इनके पास न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद 82 से ज़्यादा होती है, तो इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और रेडिएशंस को डिस्चार्ज कर रहा होता है। ऐसे एलिमेंट्स कहलाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और इस फिनोमिना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रीजंस मैं आपको बता चुका हूँ कि 82 से कम अगर पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियस स्टेबल होता है, ठंडा होता है, कोई मसला नहीं है। 82 से ज़्यादा है का मतलब ये हो जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद औकात से ज़्यादा है।
हर चीज़ को आप एक भर सकते हो एक लिमिट तक। लिमिट से ज़्यादा डालोगे तो क्या होगा, चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाती हैं। सिमिलरली न्यूक्लियस की गुंजाइश 82 है। 82 से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं तो वो न्यूक्लियस की गुंजाइश से ज़्यादा होते हैं, और इन्हीं ज़्यादा पार्टिकल्स को वो रेडिएशंस की सूरत में निकाल रहा होता है। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। लोग समझते थे कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनमें से जो रेडिएशंस निकल रही होती हैं ये एक किस्म की होती है, लेकिन रदरफोर्ड ने आपको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए रदरफोर्ड ने आपको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए ये दिखाया कि जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से रेडिएशंस निकल रही होती हैं ये एक नहीं 3 किस्म की होती हैं, अल्फा बीटा गामा। ये एक्सपेरिमेंट था, आपको दिखाया था कल, मैंने आपको बताया था, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आप। तो ये जो 3 किस्म की रेडिएशन होती है इनमें फर्क है, एक है अल्फा, एक है बीटा, एक है गामा, इनमें फर्क होता है। अल्फा रेज जो है वो अल्फा पार्टिकल से बनी हुई होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है इन पे। बीटा रेज बीटा पार्टिकल से बनी हुई होती है, नेगेटिव चार्ज होता है। गामा रेज फोटोन से बनी हुई होती है, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या हो जाता है कि सिर्फ एक गोल न्यूक्लियस होगा जिसमें सिर्फ 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। कल आपको बताया था हीलियम का एटम जो होता है उसमें 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बच जाएगा जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे, और वो अल्फा पार्टिकल कहलाता है। तो अल्फा पार्टिकल दर हकीकत न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो चूंकि 2 प्रोटॉन है तो उस पर चार्ज आ जाता है +2, इसलिए अल्फा पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इससे बनने वाली जो अल्फा रे होती है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। हीलियम न्यूक्लियस का ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखिएगा जी, He सिंबल होता है, 4 इसका एटॉमिक मास होता है, 2 इसका एटॉमिक नंबर होता है। 4 से मुराद क्या हो गया, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 4 हो गया। और 2 से मुराद है इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन 2 प्रोटॉन है। ठीक है, तो ये इस पे ये लिखते हैं और ऊपर हम लिख देते हैं +2 वैलेंसी। तो हीलियम, ये अल्फा रेस क्या होती है, अल्फा पार्टिकल्स से बनी हुई होती है, और अल्फा पार्टिकल्स क्या है, हीलियम न्यूक्लियस। इसी तरह बीटा की बात करें तो बीटा रेज जो है ये नेगेटिव चार्ज रेज होती हैं, और ये बीटा पार्टिकल्स से बनी हुई होती हैं, और बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस फर्क क्या है बीटा पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन में और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन में, कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन आपके एटम से जुड़ा हुआ होता है, जबकि बीटा पार्टिकल का जो इलेक्ट्रॉन है अपने पैरेंट एटम को छोड़कर आजाद हुआ हुआ होता है। तीसरी तरफ जो गामा रे होती है इनमें कोई चार्ज नहीं होता, ये फोटोन से मिलकर बनी हुई होती है। चैप्टर 15 जब हमने लाइट की स्टडी की थी तो हमने देखा था कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो बनी हुई होती हैं फोटोन से। अब चूंकि गामा रे फोटोन से बनी हुई है, लिहाजा गामा रे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाती है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है, उसमें ये आती है। स्पेक्ट्रम में सबसे पहली वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो है रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड वेव, फिर लाइट वेव, फिर उसके बाद है अल्ट्रा वायलेट, फिर इंफ्रारेड, वो अल्ट्रा वायलेट के बाद आती है ये एक्स रेस, फिर गामा रेस। गामा रे आपके स्पेक्ट्रम में सबसे आखिर में आती है, इसकी जो है वेवलेंथ सबसे कम होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, और इसमें एनर्जी बहुत होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। ये हर चीज़ को पेनिट्रेट करके गुजर जाएगी सिवाय लीड के। मजीद प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई इनकी, आयनाइजेशन पावर। आयनाइजेशन पावर से मुराद होता है कि अगर एक एटम को आयन में कन्वर्ट किया जा रहा होता है ना, इसकी ताकत को आप कहते हो आयनाइजेशन पावर, कि एक एटम में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो वो आयन बन जाएगा। इस सलाहियत को हम कहते हैं आयोनाइजेशन पावर। तो आयनाइजेशन पावर अल्फा रे की ज्यादा होती है, बीटा की दरमियानी होती है, जबकि गामा की सबसे कम होती है। वजह मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो गामा की सबसे ज्यादा है, अल्फा की सबसे कम है, और बीटा की दरमियानी होती है। फिर ये हमने बात की थी कि जब हमारे पास रेडिएशन होती है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब अपने अंदर से रेडिएशंस को, अल्फा को, बीटा को, गामा को निकालता है तो उसमें क्या चेंजिंग्स आती है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक, अब मैं ज़रा इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, उसके बाद फिर हम अपनी आज के टॉपिक्स को स्टार्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ये है जी एक न्यूक्लियस, ये है जी एक न्यूक्लियस, इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद है जी सपोज करें 60 और प्रोटॉन्स की तादाद है जी 40। ठीक है जी। अब ये अनस्टेबल हो गया क्योंकि इसका एटॉमिक मास बन जाता है जी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि 60 + 40 100। एटॉमिक मास 100 है जी, 82 से ज़्यादा,
लिहाजा ये अनस्टेबल होगा, ये अल्फा बीटा गामा रे निकालेगा। अब सपोज करो इसने स्टार्ट में एक अल्फा रे निकाली या उसका एक पार्टिकल निकाला अल्फा रे। अब हमें पता है जी कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, एक हीलियम का न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसने एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल निकालने के नाम पे करा क्या है, इसने 2 प्रोटॉन निकाल दिए और 2 न्यूट्रॉन निकाल दिए। तो अब इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन थे 60, 2 निकल गए, 58 न्यूट्रॉन्स बचे। प्रोटॉन्स थे 40, 2 प्रोटॉन एक अल्फा पार्टिकल के अंदर जा चुके हैं, तो बच गए जी 38। तो एक अल्फा पार्टिकल जब ये निकालेगा तो अब इसके न्यूट्रॉन्स की तादाद 60 से घटकर 58 हो जाती है, प्रोटॉन्स की तादाद 40 से घटकर 38 हो जाती है। जितने ये अल्फा पार्टिकल निकालेगा उतना इसके अंदर ये वाला चेंज आता जाएगा। फिर अगर ये एक बीटा पार्टिकल निकालता है, तो बीटा पार्टिकल का मतलब होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन है। बीटा पार्टिकल किससे बने हुए, मैंने बताया ना, बीटा पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन्स। तो बीटा पार्टिकल निकाल रहा है, इसका मतलब है वो एक इलेक्ट्रॉन है। अब सवाल ये पैदा होता है न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इसका जवाब ये है कि बीटा पार्टिकल निकालने के लिए क्या करता है, ये अपने एक न्यूट्रॉन को ब्रेक कर देता है। जब एक न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो आपको एक प्रोटॉन मिलता है और एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। यानी कि एक न्यूट्रॉन आपका कैसे बना हुआ है, 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर आपका एक न्यूट्रॉन बनता है। तो ये क्या करेगा, अपने एक न्यूट्रॉन को ब्रेक कर देगा। अब 58 में से एक न्यूट्रॉन टूट गया, तो अब आपके पास कितने बच गए न्यूट्रॉन, 57। ठीक है, अब इसने एक न्यूट्रॉन ब्रेक कर दिया, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बीटा पार्टिकल की सूरत में बाहर निकल गया और ये प्रोटॉन रह जाता है न्यूक्लियस में। तो जब एक बीटा पार्टिकल निकलेगा तो एक न्यूट्रॉन कम हो जाता है और एक प्रोटॉन का इजाफा हो जाता है, क्योंकि एक प्रोटॉन जो है वो रह जाता है 38 से 39। तो बीटा पार्टिकल का मतलब हो गया कि जब एक न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल निकालेगा तो उसके न्यूट्रॉन में से एक कम हो जाएगा और एक प्रोटॉन का इजाफा हो जाएगा। जबकि गामा रे जो है वो तो सिर्फ एनर्जी है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है। गामा रे तो जो है वो सिर्फ एनर्जी है। तो जब वो एनर्जी डिफरेंस होता है वो गामा की सूरत में निकालता है। यानी जब भी गामा निकलेगी, गामा रे निकलेगी, तो बस इसमें जो न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूट्रॉन तोड़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ा रहा है, इससे जो एनर्जी का फर्क आ रहा होता है, उस एनर्जी के फर्क को मेंटेन करने के लिए ये गामा रे निकाल देता है। अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मिसाल के तौर पे न्यूट्रॉन तोड़ के जब इसने एक प्रोटॉन बनाया, एक इलेक्ट्रॉन बनाया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के प्रोटॉन अपने पास जब रखेगा, एनर्जी में फर्क आ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाती है। अब वो फालतू एनर्जी को कैसे निकालेगा, गामा रे की सूरत में एनर्जी को निकाल देगा। तो ये कहलाता है न्यूक्लियर डीके, कि आपका ऐसा ऐसा ये पार्टिकल्स निकलते जाएंगे, आपका न्यूक्लियस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अनस्टेबल से स्टेबल होने की तरफ आएगा। 82 से कम उसका एटॉमिक मास होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। अब हम जरा 2 छोटी छोटी टर्म्स पढ़ते हैं, एक कहलाती है हाफ लाइफ और एक कहलाती है मास एनर्जी इक्वेशन। उसके बाद हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस को देखना है। हाफ लाइफ क्या होता है, नाम से जाहिर हो रहा है, हाफ मतलब आधी, लाइफ मतलब जिंदगी। हाफ मतलब क्या हो गया, आधी, और लाइफ मतलब हो जाता है जिंदगी। ये क्या होता है जी, सपोज करें आपके पास एक मटेरियल है जी, रेडियो एक्टिव मटेरियल। ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो रेडिएशंस निकालेगा। इसका वजन है, सपोज करें जी 2000 ग्राम, ये इसका वजन है, 2000 ग्राम इसका वजन है। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ये क्या करेगा, ये अपने अंदर से अल्फा बीटा और गामा को निकालना शुरू कर देता है। गामा अल्फा बीटा गामा निकलता रहेगा ताकि ये स्टेबिलिटी हो, और ये निकालते निकालते क्या होगा, इसका न्यूक्लियस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। इसके एटम के जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। सपोज करो जी कि 10 साल का अरसा लगा, 10 ईयर्स का अरसा, और इस 10 ईयर्स के अंदर इसका जो टोटल मास था 2000 ग्राम, आधा मास स्टेबल हो गया। यानी कि ये 1000 ग्राम जो है वो आपका अब जो है ना ये स्टेबल हो गया है। अब ये गामा रेडिएशंस वगैरह, ये रेडिएशंस को खारिज नहीं कर रहा होगा। 1000 आपका अब भी एक्टिव है, ये वाला अब भी एक्टिव है 1000 ग्राम, और इसमें से रेडिएशंस निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं इसमें से रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो आपने क्या किया, आपने टोटल मास लिया हुआ था 2000 ग्राम, 10 साल के अरसे में क्या हुआ, वो पूरा तो नहीं कन्वर्ट हुआ, पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ, पूरा स्टेबल नहीं हुआ है, बल्कि उस टोटल मास का आधा, हाफ जो है वो स्टेबल हो गया। उसने अपने न्यूक्लियस के जो एटॉमिक मास था वो 82 से कम कर दिया, अब वो स्टेबल हो गया, अब वो रेडिएशन खारिज नहीं कर रहा, ये स्टेबल हो गया। जबकि आधा अब भी अनस्टेबल है और आधे में से अब भी रेडिएशंस निकल रही हैं।
तो ये जो टाइम होता है जिसमें आधा मटेरियल आपका स्टेबलाइज हो जाए, इसको आप कहते हो हाफ लाइफ। पूरा नहीं, आधा। हाफ लाइफ क्या हो गई? वो टाइम पीरियड जिसमें आपके पास जो गिवन रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका वजन कुछ भी हो, 1000 ग्राम, 2000 ग्राम, 10,000 ग्राम, 20,000 ग्राम। हाफ लाइफ क्या होगी कि आपके पास जो गिवन मटेरियल है कितने अरसे के अंदर उसका आधा स्टेबल हो जाए। टाइम रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज हाफ ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड हाफ लाइफ। मिसाल के तौर पे आपके पास एक 500 ग्राम का ले लेते हैं। अब हम एक 500 ग्राम का हमारे पास ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। अब ये क्या करेगा? अल्फा, बीटा और गामा निकालेगा। ठीक है, निकालेगा निकालेगा निकालेगा। सपोज करें जी 2.5 साल के अरसे में इसका आधा मटेरियल स्टेबलाइज हो गया, यानी कि 250 का आधा क्या होता है? 250 ग्राम। 250 ग्राम मटेरियल जो है वो स्टेबल हो गया। अब वो कोई अल्फा बीटा गामा नहीं निकालता, जबकि आधा जो है वो अब भी जो है अनस्टेबल है। 250 ग्राम अब भी अनस्टेबल है, और ये अब भी आधा मटेरियल जो है वो अल्फा बीटा गामा निकाल रहा होगा। ठीक है, तो ये आधा मटेरियल कितने अरसे में स्टेबलाइज हुआ है? 2.5 ईयर्स में। तो हम कहेंगे कि ये 2.5 ईयर्स क्या हो गई? ये हाफ लाइफ हो गई आपकी इस मटेरियल की। ये जो भी है XYZ, ये हाफ लाइफ होती है। सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट। क्या है हाफ लाइफ? आधी जिंदगी। यानी रेडियो एक्टिव मटेरियल की आधी जिंदगी को आप हाफ लाइफ कहते हो, यानी कि इतना टाइम कि जिसके अंदर आपके पास जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो आधा स्टेबल हो जाएगा, आधा अनस्टेबल हो जाएगा। आधा जो है वो इंसान का बच्चा बन जाएगा, आधा जो है वो इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, अपना पेरेंट जैसे ही रहेगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ आपके समझ में आ गया होगा, आई होप। छोटी सी टर्म से आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज हमारे पास है वो है मास एनर्जी इक्वेशन। ठीक है जी, मास एनर्जी इक्वेशन। ठीक है जी। अच्छा जी, हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ होता है कि हमारे पास फिजिक्स में दो अहम तरीन चीजें होती हैं दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर। एक होता है मैटर और एक होता है एनर्जी, है ना। इन्हीं दो को स्टडी को तो हम फिजिक्स कहते हैं। हमारे पास फिजिक्स के मुताबिक कायनात में दो किस्म के मटेरियल हैं या दो किस्म की चीजें, मैटर और एनर्जी। मैटर में मास नहीं, मैटर में मास होता है, मैटर में मास मौजूद होता है, इसलिए अक्सर हम मैटर को मास भी कह देते हैं, जबकि एनर्जी में कोई मास नहीं होता। एक अरसे तक इन दोनों को बिल्कुल डिफरेंट माना जाता था। कहा जाता था कि मैटर और एनर्जी ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ये एक दूसरे से डिफरेंट है। मैटर में मास होता है, एनर्जी में मास नहीं होता। मैटर जगह घेरती है, एनर्जी कोई जगह नहीं घेरती। मैटर डिफरेंट है, मैटर आपको नजर आ सकता है, एनर्जी आपको कभी नजर नहीं आएगी। मैटर को आप छू सकते हो, एनर्जी को आप छू नहीं सकते। तो एक अरसे तक लोग कहते थे कि ये मास और एनर्जी एक दूसरे से बिल्कुल कदरे डिफरेंट है और ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकती, नॉट कन्वर्टेबल। एक दूसरे में कन्वर्ट ये नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि आपके पास मैटर है और आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, या आपके पास एनर्जी है तो आप उसको मैटर में कन्वर्ट कर दें। इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक अरसे तक ये बात मानी गई, न्यूटन वगैरह के दौर तक, और इसी बात को प्रिंसिपल बनाया गया। याद होगा आपको, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लॉ है बकायदा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी एनर्जी आप ना बना सकते हो, बना नहीं सकते। ये नहीं है कि आप मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करके आपने एनर्जी बना ली, ना आप कन्वर्ट कर सकते हो मैटर को किसी एनर्जी को किसी मैटर में। इट कैन चेंज इट्स फॉर्म, यानी आप एनर्जी को एनर्जी की शक्ल में तब्दील कर सकते हो। तो बकायदा शुरू में जब हमारी फिजिक्स बनी थी और हमारे पास ये जो न्यूटन जैसे लोग आए थे, तो इन्होंने सबसे पहले ये तय किया, भाई देखो मैटर और एनर्जी ये दोनों अलग अलग चीज़ है। मैटर का वजन होता है, एनर्जी का वजन नहीं होता। दे आर बिल्कुल डिफरेंट थिंग्स। ये इतनी डिफरेंट हैं कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकती। लिहाजा अगर आपके पास मैटर मौजूद है तो मैटर किसी और मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। इसको आप याद है, तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट मैटर कैन चेंज इट्स फॉर्म। तो लोग कहते थे कि जी मैटर है अगर आपके पास तो वो किसी और मैटर में कन्वर्ट हो सकता है, किसी और मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी तरीके से एनर्जी जो है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। एक एनर्जी से आप दूसरी एनर्जी बना दोगे, या आप हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दोगे, लाइट एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दोगे, लेकिन वो मैटर में कन्वर्ट नहीं होगा।
यानी ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होती। ये लॉ थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये लॉ थे। इस बात को लेकर पहले तो ये दो लॉ डिसाइड हुए, उसके बाद पूरी रिसर्च चलता रहा। आगे आके 1905 में एक साइंटिस्ट गुजरा, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उसने इस बात को गलत साबित किया। उसने कहा नहीं, यस, मैटर और एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट है। मैटर का कोई मास, मैटर में मास होते हैं, एनर्जी में मास नहीं होता, लेकिन हम इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम मैटर को कन्वर्ट करके एनर्जी में बना सकते हैं, हम एनर्जी को कन्वर्ट करके मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर इंटर कन्वर्टेबल। उसने ये कहा कि मैटर कन्वर्ट की जा सकती है एनर्जी के अंदर, और एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं मैटर में। तो उसने कहा जी दे आर इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, इंटर कन्वर्टेबल यानी अगर आपके पास एक मैटर का टुकड़ा है जी, सपोज करें जी ये आपके पास है जी एक आयरन, लोहा, विच इज अ मैटर। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन आप इसको एक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको ये एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया आपने, तो ये एनर्जी हो गई, सपोज करें जी हीट। आपने क्या किया, मैटर को कन्वर्ट कर दिया हीट में। इट इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन। मैटर को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे। बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, उसमें क्या हो रहा है, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये बात सही है, यूज किया है। आगे हमने एटम बम बनाया, जब हमने हाइड्रोजन बम बनाया, तो उससे ये बात साबित हो रही होती है कि हम उसमें मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल हटके बात करी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इसीलिए इसको इतना इज्जत दी जाती है फिजिक्स के अंदर, क्योंकि फिजिक्स जिस बुनियाद पे खड़ी हुई थी, इस बुनियाद पे फिजिक्स खड़ी हुई थी कि मैटर और एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट है और ये कन्वर्ट नहीं हो सकते। फिर दो लॉ बने हुए थे, एक इसका लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक इसका लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दो लॉ बनाए गए। उसके बाद सारी रिसर्च, हर रिसर्च के अंदर यही पहला उसूल ध्यान में रखा कि एनर्जी, टोटल एनर्जी सेम रहेगी, वो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, मैटर में कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में आके इस पूरी बुनियाद को हिला दिया। उसने कहा नहीं जी, ये सब बातें गलत है, मैटर और एनर्जी को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से फिजिक्स की एक नई ब्रांच, आप हायर क्लास में जाओगे, फर्स्ट ईयर में जाओगे, तो पहले चैप्टर में ये ज़रा डिटेल के अंदर होगा, तब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि पहले चैप्टर में ये क्या मामला है। अभी हमने सिर्फ इसको हल्का सा रखा है। तो हमारे पास फिजिक्स में शुरू में ये माना जाता था कि मैटर और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकती। फिर हमने दो लॉ बनाए, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके मुताबिक मैटर को आप मैटर में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी में नहीं। एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, मैटर में। और फिर हमने उसके बाद सारे हमारे जितने भी लॉ हमने बनाए फिजिक्स में, जितनी भी रिसर्च करी, यही दो लॉ ध्यान में रखती थी हमने। याद है ना, टोटल एनर्जी वुड रिमेन सेम। अगर एक बॉल ऊपर से नीचे आ रही होती है तो हम कहते हैं जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। हमने क्या ध्यान में रखा हुआ है कि एनर्जी मैटर में कन्वर्ट नहीं होगी, एनर्जी एनर्जी में ही कन्वर्ट होगी। तो अब काइनेटिक है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में, मैटर नहीं बनेगा। ये लॉ रख के हमने बहुत सारे कानून बनाए, लॉज बनाए। लेकिन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात गलत साबित करी। उसने मैथमेटिकली आपको एक इक्वेशन दी, उस इक्वेशन को हम कहते हैं मास एनर्जी, और उस इक्वेशन के तहत आप मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपके पास अगर एनर्जी है तो आप उसको मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी थियोरेटिकली अगर आपके पास एक लोहे का टुकड़ा है विच इज अ मैटर, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, एक एनर्जी में, जैसे हीट हो गई। या आपके पास अगर एक एनर्जी है हीट, आप उसको कन्वर्ट करके उससे मैटर बना सकते हो, कोई भी लोहे का टुकड़ा वगैरह वगैरह। तो ये जिस इक्वेशन के तहत किया जाता है मैटर को एनर्जी में या एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट, वो इक्वेशन ये है, E इज इक्वल्स टू mc²। ये बताई थी जी इसने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, कि आप एनर्जी को मैटर और मैटर को एनर्जी में इस इक्वेशन के तहत कन्वर्ट कर सकते हो। E इसमें क्या होगा जी, जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी मैटर को कन्वर्ट करने के दौरान, ये E वो है। M क्या है, M जो है आपका मास, यानी आप जिस मैटर को इस्तेमाल कर रहे हो उसका वजन, मास ऑफ द मैटर। और C क्या है जी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि रोशनी की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो आपको पता है जी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये इक्वेशन कहलाती है जी मास एनर्जी इक्वेशन। इस इक्वेशन के तहत अगर आपके पास एक मैटर है, उसका जो मास है, आप उसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो लाइट की स्पीड के स्क्वायर से। यानी लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸, आप इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये मास, ये मैटर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एनर्जी में। इस इक्वेशन को हम कहते हैं मास एनर्जी इक्वेशन। बहुत अहमियत इसका हामिल है ये इक्वेशन। इस इक्वेशन में मैंने आपको बताया ना
फिजिक्स की बुनियादों को हिला दिया। और आगे जाके 2-4 ऐसे रिएक्शंस हैं जो इस बात को सही साबित करते हैं। न्यूक्लियर फिशन जो है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, वो इन दोनों रिएक्शन जो है वो इस बात को सही साबित करते हैं। न्यूक्लियर फिशन में होता है कि हमारे पास मैटर होता है और वो कन्वर्ट होकर एनर्जी में तब्दील होता है। न्यूक्लियर फिशन में ये हो रहा है, एटम बम जिससे बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम वो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो ये होती है जी मास एनर्जी इक्वेशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पेश की थी 1905 में। इस इक्वेशन के मुताबिक आप मैटर को एनर्जी या एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने एनर्जी को मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, मैटर को मल्टीप्लाई कर दोगे लाइट की स्पीड के स्क्वायर से, तो अब आपके पास जो है वो मैटर कन्वर्ट होकर एनर्जी में आ जाएगा। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारे पास रिएक्शन है, दैट इज द न्यूक्लियर रिएक्शन। 2 न्यूक्लियर रिएक्शन हम स्टडी करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं जी, एटम के न्यूक्लियस के साथ होने वाले रिएक्शंस को हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। यानी वो रिएक्शन जिसके अंदर एटम के न्यूक्लियस में तब्दीली आ रही होती है। ठीक है, तो नाम से जाहिर हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्शन यानी न्यूक्लियस के रिएक्शन। तो ये जो आपका एटम है, ये एटम का ये जो न्यूक्लियस है, इसके साथ होंगे ऐसे रिएक्शंस जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। ये टूट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा। आप न्यूक्लियस को तोड़ के 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दो, ये क्या किया आपने, न्यूक्लियस के साथ एक रिएक्शन किया। तो एटम के न्यूक्लियस के साथ होने वाले रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। 2 न्यूक्लियर रिएक्शंस हम स्टडी करने जा रहे हैं। पहला कहलाता है न्यूक्लियर फिशन और दूसरा कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ये 2 रिएक्शंस हम देखेंगे आज, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। दोनों में याद रख लीजिएगा न्यूक्लियर रिएक्शंस की ही ये 2 किस्म है। इसका मतलब है एटम का पूरा एटम नहीं, सिर्फ उसके न्यूक्लियस को स्टडी कर रहे हो और न्यूक्लियस के साथ कुछ काम होने जा रहा है। तो पहला हमारे पास जो रिएक्शन है वो है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। अब जरा इसके टाइटल पे गौर करें। न्यूक्लियर का मतलब हो गया न्यूक्लियस, यानी एटम का जो न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और फिशन का मतलब होता है ब्रोक यानी टूटना। फिशन का मतलब होगा टूटना। ठीक है, तो नाम से क्या जाहिर हो रहा है, न्यूक्लियस ब्रोक होगा। एटम का जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा। इस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं, एटम के न्यूक्लियस के साथ होने वाले रिएक्शंस को आप न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हो। पहला कौन सा है, न्यूक्लियर फिशन। फिशन के मायने होते हैं टूटना, यानी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में लव इस वर्ड से हमें यह आइडिया हो रहा है कि इस रिएक्शन में एटम का जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा। चलिए जी अब इसको देखते हैं। सपोज करें हमारे पास एक यूरेनियम का एटम है, यूरेनियम का न्यूक्लियस है। तो पूरे एटम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है जी, ये मेरे पास एक यूरेनियम का जो कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, ये उसका न्यूक्लियस है। ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ नीचे। बहरहाल ये याद रखिएगा ये एक रेडियो एक्टिव है। ठीक है, इसका एटॉमिक मास जो है वो 82 से ज़्यादा होता है। ठीक है जी, तो ये एक रेडियो एक्टिव हो गया। इसका एटॉमिक मास जो है वो होता है 235 235 बन के। ठीक है, तो ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है। अगर मैं इसके अंदर एक न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन, वही जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ एक और पार्टिकल होता है ना जिसका कोई चार्ज नहीं होता, ये वो न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इस पर हिट करूंगा, एक तेज आता हुआ न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के न्यूक्लियस से टकराएगा। चलें इसको पीछे से बनाते हैं। अगर एक फास्ट मूविंग ये न्यूट्रॉन हो गया, एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के न्यूक्लियस से आके टकराएगा, तो पता है नतीजा क्या होगा, आपका ये यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है ये 2 हिस्सों में टूट जाएगा। इट विल ब्रोक इनटू 2 डिफरेंट न्यूक्लियस। 2 छोटे न्यूक्लियस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, एक ये एक ये, ब्रोक हो जाएगा, टूट जाएगा, न्यूक्लियर फिशन। तो अगर आप एक बड़े न्यूक्लियस, ये यूरेनियम जो है ये हैवी न्यूक्लियस है, ये एक बड़ा न्यूक्लियस है जी, ये एक बड़ा न्यूक्लियस है, ये हैवी न्यूक्लियस है। इसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 235 इसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा न्यूक्लियस हो गया, एक हैवी न्यूक्लियस हो गया। तो अगर आप एक यूरेनियम के न्यूक्लियस पे पीछे से तेज भागता हुआ न्यूट्रॉन हिट कराएंगे,
द यूरेनियम न्यूक्लियस विल ब्रोक, यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट कर दो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वाला जो न्यूक्लियस है ये यूरेनियम नहीं है, एक छोटा है, इसको हम कहते हैं बैरियम, बैरियम, और इसका एटॉमिक मास होता है जी 141, ठीक है, छोटा हो गया देखिए। और दूसरा जो टुकड़ा है उसको हम कहते हैं क्रिप्टॉन, और इसका एटॉमिक मास होता है जी 92, ठीक है। ये क्या हुआ, एक यूरेनियम का, चले साइज छोटा कर लेते हैं, मैंने तो इक्वल साइज बना दिया, थोड़ा सा छोटा साइज कर देते हैं। ये देखिए छोटा सा न्यूक्लियस एक निकल गया, एक छोटा सा न्यूक्लियस एक निकल गया, यानी वो होता है ना आपके पास 10 का नोट है, आपने उसके 2 5-5 के सिक्के कर लिए, वैसा मामला हो रहा है। तो यूरेनियम का न्यूक्लियस न्यूट्रॉन के लगने की वजह से छोटे छोटे 2 टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया, एक बैरियम और एक क्रिप्टॉन। बैरियम का जो है एटॉमिक मास 141 है, यूरेनियम का छोटा टुकड़ा हो गया, और इसका क्रिप्टॉन का 92 है। साथ साथ आपके पास 3 न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं, 3 छोटे छोटे से, वही न्यूट्रॉन जो टकराए थे ना, ऐसे 3 छोटे छोटे से न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, और साथ साथ एनर्जी भी पैदा होती है, बहुत सारी खतरनाक हद तक इंतहाई ज़्यादा एनर्जी। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस टूट कर 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, साथ साथ आपको एनर्जी और 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। मैं लिख देता हूं कि ये है क्या, अ हैवी न्यूक्लियस ब्रोक बाय न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की वजह से एक भारी न्यूक्लियस टूट जाएगा इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई, 2 छोटे न्यूक्लियस के अंदर, लाइटर मतलब छोटे, 2 छोटे न्यूक्लियस के अंदर, एंड विद द रिलीज ऑफ, साथ साथ और क्या चीजें निकलेंगी, विद द रिलीज ऑफ 3 न्यूट्रॉन एंड एनर्जी, 3 छोटे छोटे न्यूट्रॉन्स भी निकलेंगे और एनर्जी भी निकलेगी। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियस टूट रहा है इसलिए हमने इसको न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहा है। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या है कि अगर आपके पास एक बड़ा न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल यूरेनियम न्यूक्लियस, तो ये एक न्यूट्रॉन की वजह से टूट के 2 छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, एक होगा बैरियम, एक होगा क्रिप्टॉन। ये यूरेनियम में टूटेंगे तो ये 2 बनते हैं, कोई दूसरा एटम ले लोगे तो कोई दूसरे बनेंगे, बहरहाल छोटे होंगे। तो यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट के बैरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होगा, साथ साथ आपको ये तीनों क्या है जी, ये न्यूट्रॉन्स हैं, 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे आपको, साथ साथ एनर्जी मिलेगी। इस रिएक्शन को आप कहते हो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस टूट रहा होता है। अब जरा इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये कहाँ से आ रहा है, या आ कहाँ से रहा है जी, ये 3 न्यूट्रॉन कहाँ से आए, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये भी तो जरा चेक करें। तो इसको जरा हम इसका एनालिसिस करते हैं जी। हमारे पास ये है जी यूरेनियम, यूरेनियम का जो एटॉमिक मास होता है, मैंने आपको बताया इसका एटॉमिक मास होता है 235 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 92, और आपने इसके पास एक न्यूट्रॉन हिट किया है। न्यूट्रॉन का आप एटॉमिक मास कह लो 1 और प्रोटॉन कह लो, ये एटॉमिक नंबर 0 कह लो, क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई प्रोटॉन नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन को हम ऐसे जाहिर करते हैं 1 0। तो ये था हमारे पास इनिशियल, ये यूरेनियम है, 235 इसका क्या है एटॉमिक मास, 92 क्या है इसका एटॉमिक नंबर। अब जरा इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद चेक करें। इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए जी 92, प्रोटॉन्स हो गए जी 92, क्योंकि एटॉमिक मास इसका एटॉमिक नंबर 92 है। जबकि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी, 235 में से आप 92 निकाल दें। अब इसके लिए मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। 235 में से हमने माइनस कर दिया 92, 143 इसमें न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। ये यूरेनियम का हो गया स्ट्रक्चर। तो मेरे पास एक यूरेनियम का एटम है, एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में मेरे पास 235, अब यहाँ तो न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन को हटा ही देते हैं, हटा दिया मैंने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम तो सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो मेरे पास एक न्यूक्लियस है यूरेनियम का, उस यूरेनियम का एटॉमिक मास होता है 235 और उसका एटॉमिक नंबर होता है 92। जो एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन होते हैं, लिहाजा प्रोटॉन कितने 92। जबकि न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड, 235 में से 92 माइनस किए 143। ये हमारे पास इसमें यूरेनियम में 92 प्रोटॉन है और 143 न्यूट्रॉन है। अब हमने इसमें क्या किया, ये हमने एक न्यूट्रॉन हिट किया है, ये क्या किया हमने, एक न्यूट्रॉन हिट किया। ये न्यूट्रॉन को आप ऐसे लिखोगे, याद रखिएगा, स्मॉल n 1 और 0। 1 इसका एटॉमिक ये मास नंबर है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, बात वही है, एक न्यूट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है।
0 मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई प्रोटॉन नहीं है, 1 मतलब खाली एक ही न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, अब आपने एक न्यूट्रॉन हिट किया, तो अब टोटल न्यूट्रॉन आपके पास कितने हो गए? 143 न्यूट्रॉन थे आपके पास यूरेनियम के। एक न्यूट्रॉन आपने हिट किया, यानी कि एक न्यूट्रॉन आपने और ऐड कर दिया। ठीक है, ये न्यूट्रॉन है जी, इसका एक न्यूट्रॉन है, कोई प्रोटॉन नहीं है। ठीक है, ये एक न्यूट्रॉन है। चले जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या बताया मैंने आपको कि जब ये न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ हिट होगा तो आपका ये यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट जाएगा। क्या होगा? यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट जाएगा और दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनेंगे। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनेंगे, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन। ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनते हैं। बेरियम का एटॉमिक मास होता है 141 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 56, जबकि क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास होता है 92 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 36। ठीक है जी, ठीक है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो गया। यूरेनियम था, न्यूक्लियस से टकराया, यूरेनियम टूट गया। आपको कौन से मिल गया? दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल गए, एक बेरियम एक क्रिप्टॉन। बेरियम का एटॉमिक मास है 141, इसका एटॉमिक नंबर है 56। क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास है 92, एटॉमिक नंबर है 36। अब इसमें देखते हैं जी, इसमें कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे? इसमें प्रोटॉन होंगे 56, जबकि न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 141 में से हम माइनस कर देंगे 56 को, ये हो जाएंगे 85। इसी तरह क्रिप्टॉन में हमारे पास प्रोटॉन है 36 और न्यूट्रॉन कितने होंगे जी? 92 में से माइनस कर देंगे हम, कितना है जी? 36, ये हो जाएंगे 56। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब जरा टोटल लेफ्ट राइट में टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेक कर लेते हैं। हमारे पास इस रिएक्शन के स्टार्ट में टोटल प्रोटॉन कितने थे? 92 यूरेनियम के हैं और ये तो न्यूट्रॉन है, इसमें तो कोई प्रोटॉन नहीं होता, तो टोटल प्रोटॉन हमारे पास है 92। ठीक है, और रिएक्शन के बाद देख लीजिए हमारे पास टोटल प्रोटॉन कितने? 56 प्रोटॉन गए बेरिलियम में और 36 प्रोटॉन गए किसमें? क्रिप्टॉन में। टोटल कितने हो गए? 92। 6 से 12 से 5 4 5 6 7 8 और 9 92। ठीक है, तो यूरेनियम के अंदर जो 92 प्रोटॉन थे उसमें से 56 प्रोटॉन एक अलग पैकेट बन गया उसका, और वो बन गया बेरिलियम। और 36 प्रोटॉन का एक अलग पैकेट बन गया और वो क्या हो गया? क्रिप्टॉन। यानी प्रोटॉन दो हिस्सों में तकसीम हो गए, प्रोटॉन तो बैलेंस चल रहा है। न्यूट्रॉन देखते हैं जी। रिएक्शन के स्टार्ट में हमारे पास 143 न्यूट्रॉन थे यूरेनियम के, ये लिखा हुआ आपके सामने, और एक न्यूट्रॉन आपने हिट किया है तो टोटल एक न्यूट्रॉन और ऐड हो गया। टोटल न्यूट्रॉन कितने हो गए? 144। तो रिएक्शन के स्टार्ट में हमारे पास 144 न्यूट्रॉन थे जो कि इन ही दो के अंदर तकसीम हो जाने। तब यहाँ देखते हैं जी, क्रिप्टॉन के पास, बेरिलियम के पास कितने न्यूट्रॉन है? 85 प्लस क्रिप्टॉन के पास कितने न्यूट्रॉन गए? 56। टोटल कितने हो गए जी? 85 प्लस 56, ये हो जाते हैं 141। 141 पूरे नहीं गए, 3 न्यूट्रॉन्स गायब हो रहे हैं। तो 3 न्यूट्रॉन्स आपके अलग से, मैंने आपको कहा ना 3 न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं, तो ये 3 न्यूट्रॉन्स निकल गए क्योंकि आपके पास यूरेनियम में 143 न्यूट्रॉन थे, एक न्यूट्रॉन आपने हिट किया, टोटल हो गए 144। अब ये 144 न्यूट्रॉन में से 85 न्यूट्रॉन किस में गए? बेरिलियम में। 56 न्यूट्रॉन किस में गए? क्रिप्टॉन में। तो 85 प्लस 56 टोटल हो गए 141। अब भी आपके पास 3 न्यूट्रॉन बच रहे हैं, तो ये रहे वो 3 न्यूट्रॉन आपके हो गए। तो ये समझ लो आपने वही 10 का नोट, मैंने आपको बताया ना 10 का नोट है, आपने 5-5 के 2 सिक्के करा लिए। ऐसे आपके पास ये एक यूरेनियम था जिसके पास समझ लो 92 प्रोटॉन थे, 143 न्यूट्रॉन थे, एक न्यूट्रॉन आपने हिट करा के एक न्यूट्रॉन और बढ़ा दिया, तो टोटल आपके पास 92 प्रोटॉन और 144 न्यूट्रॉन हो गए। अब जब ये यूरेनियम टूटा तो दो छोटे छोटे पैकेट बन गए, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन। बेरियम में 56 प्रोटॉन 86 न्यूट्रॉन, क्रिप्टॉन में 36 प्रोटॉन और 56 न्यूट्रॉन गए। प्रोटॉन की तादाद आपकी बैलेंस है, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो 141 हो रहे हैं। 3 न्यूट्रॉन अब भी गायब हो गए, तो वो न्यूट्रॉन खत्म नहीं हो रहा है, वो ये है 3 न्यूट्रॉन आपको छोटे छोटे से मिल गए। ये जो आपको डायग्राम में दिखाया था मैंने, ये रहा 1 2 3, ये 3 न्यूट्रॉन अलग अलग आ गए। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास। तो आपको समझ में आ गया ये न्यूट्रॉन कहाँ से आ गए। अब सवाल पैदा होते हैं एनर्जी कहाँ से आई, एनर्जी कहाँ से आई। ठीक है, एनर्जी कहाँ से आई, अब ये चेक करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब एनर्जी कहाँ से डिवेलप हो गई इस रिएक्शन के अंदर। अच्छा, अगर हम ये तो इनके एटॉमिक मास हमने देखा था, अगर हम इनका रियल एक्चुअल एटॉमिक मास चेक करें
एक्चुअल एटॉमिक मास, यानी इन न्यूक्लियस का जो एक्चुअल वजन है, जो हम साइंटिफिकली कार्बन 12 के एटम से मेजर करके निकालते हैं, तो यूरेनियम का एक्चुअल मास होता है जी, यूरेनियम का एक्चुअल मास होता है 235.0439। ये यूरेनियम का असल न्यूक्लियस का वजन है, ये वजन की बात कर रहा हूँ मैं, ये कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, ये वजन की बात हो रही है। तो ये जो यूरेनियम का वजन होता है, यूरेनियम के न्यूक्लियस का वजन है वो ये रहा 235.0439, जबकि न्यूट्रॉन का जो वजन होता है वो होता है 1.00866। ये दोनों आपके तरफ रिएक्शन का वजन हो गया, टोटल वजन कर लेते जी। तो टोटल मास हमारे पास लेफ्ट साइड पर कितना हो गया, ऐड कर लेते हैं जी इसको। अबे यार ये बड़ी मनहूस वैल्यूज है। 235.0439 प्लस किया मैंने इसमें 1.00866, ये हो गया 236.0525, 236.0525। तो रिएक्शन के शुरू में हमारे पास टोटल इतना वजन है, ठीक है। 235.0439 किसका है, इस यूरेनियम के न्यूक्लियस का। और न्यूट्रॉन का कितना वजन होता है, ये लिखा हुआ 1.0086। तो हमारे पास स्टार्टिंग में कितना वजन हो गया, टोटल मास 236.0525। अब जरा चेक करते हैं जी प्रोडक्ट में हमारे पास कितना मास है। तो बेरिलियम का जो एक्चुअल मास होता है, बेरिलियम का जो रियल वजन होता है वो है जी 140.91770। क्रिप्टॉन का जो वजन होता है हमारे पास वो होता है 91.89549। जबकि 3 न्यूट्रॉन का वजन कितना हो गया, एक न्यूट्रॉन का वजन ये होता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1.00866 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 3.02598, 3.02598। तो रिएक्शन में हमारे पास ये 3 वजन है। बेरिलियम का वजन है जी 140.91770, क्रिप्टॉन का वजन है 91.89549, जबकि 3 न्यूट्रॉन का कंबाइंड वजन हो गया ये। अब टोटल वजन करते हैं जी इसका, तो ये हो जाएगा जी 140.91770 प्लस 91.89549 प्लस 3.02598, ये हो रहा है जी 235.8391, 235.8391। देखो वजन में कमी हो रही है, वजन कहाँ गया हमारे पास। रिएक्शन के स्टार्ट में टोटल कितना वजन है, टोटल वजन ये लिखा हुआ आपके पास 236.0525। और जब हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स, तो इनका कंबाइंड वजन है जी 235.8391। तो बाकी वजन, कुछ वजन कम हुआ है, कहाँ गया वो वजन, कितना कम हुआ है चेक करते हैं जी। 236.0525 माइनस 235.8391, 0.2134, ये वजन कम हो रहा है जी, ये कहाँ चला गया, समझ आई बात। आपके स्टार्टिंग में यूरेनियम और न्यूट्रॉन का वजन होता है जी ये 236.0525, बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन का कंबाइंड वजन ये है। बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है। स्टार्टिंग में आप 236 ग्राम 236 AMU वजन लेके आए हो और आपका जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो 235 का है, तो भाई वो तकरीबन ये वजन कहाँ गया जी, ये मास कहाँ गया, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वही E इज इक्वल टू mc²। उस इक्वेशन के तहत ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये जो मास आया ना, अब इक्वेशन क्या है जी, E इज इक्वल टू mc²। ये मास यानी कि 0.2134 ये कन्वर्ट हो गया एनर्जी के अंदर। कितनी एनर्जी चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 स्क्वायर, 0.2134, 3 का स्क्वायर होता है 9, 10 की पावर 8 का स्क्वायर होगा 8 2 16। अब इस वैल्यू को आप 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई किया हमने इसको 9 से, ये हो जाएगा 1.92, 1.92 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ये एनर्जी बन गई जूल्स, सॉरी -6 लिख दिया मैंने, +6 है, ये एनर्जी बन गया जी। वो जो मास कम हुआ है ना आपका, तो मास जो रह गया, ये जो आपका मास डिफिशिएंट, इसको हम कहते हैं मास डिफिशिएंट। रिएक्शन के नतीजे में मास के अंदर कमी आई है, इसे हम कहते हैं मास डिफिशिएंट।
तो ये तो आपका रिएक्शन के अंदर मास कम हुआ है सर, ये कहाँ चला गया, कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं बना। असल में एल्बर्ट आइंस्टाइन की वो जो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, उस इक्वेशन के मुताबिक ये मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी के अंदर। मास ने सी स्क्वायर से अपने आप को मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास एनर्जी, एनर्जी देखो कितनी है 1.92 मल्टीप्लाई 10⁻16, यानी कि एनर्जी कितनी हो रही है 192 और फिर 16 जीरो लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्या पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 2 जीरो ज़्यादा डाल दिए मैंने। इतनी एनर्जी बनी है जी, सरकार देखिएगा ज़रा एनर्जी कितनी बन गई। एक खाली एक न्यूक्लियस तोड़ा है, कितनी एनर्जी निकली है, वो एटम बम। यही तो एटम बम है, इसी एटम बम में यही तो रिएक्शन हो रहा होता है। तो ये रिएक्शन कहलाता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, कि एक बड़ा न्यूक्लियस न्यूट्रॉन की वजह से टूट के दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, साथ साथ आपके अंदर मास के अंदर थोड़ी सी कमी आएगी, वो मास अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, होगा तो वो बहुत थोड़ा सा मास, लेकिन वो ठीक ठाक एनर्जी बनाएगा। तो ये जो एनर्जी पैदा हो रही है ना, ये इनॉर्मस है, बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा हो रही है। एटम बम के अंदर हम यही रिएक्शंस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एटम बम के अंदर यूरेनियम होता है, जब हम एटम बम फाड़ते हैं तो वो न्यूट्रॉन रिलीज होता है और वो यूरेनियम के अंदर घुस जाता है, यूरेनियम फट जाता है, बेरिलियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होता है, साथ साथ आपको एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी आपको किस सूरत में मिलेगी, हीट एनर्जी की सूरत में। आग लग जाती है, शहर तबाह हो जाता है, ये एनर्जी कितनी है, जाहिर बात है ये एनर्जी इतनी है ना कि जी बिल्डिंगें तबाह कर दे, पूरा शहर तबाह कर दे। तो एटम बम के अंदर ये यूज हो रहा है। इसी एटम बम या इसी रिएक्शन को हम पीसफुली भी यूज करते हैं। इसको अगर हम नेगेटिव भी यूज करते हैं तो किसमें, एटम बम के अंदर यूज करते हैं। एटॉमिक बम्स जो होते हैं उनमें ये रिएक्शन इस्तेमाल होते हैं और इन एनर्जी, ये जो एनर्जी पैदा हो रही है इससे तबाही मचाई जाती है। जबकि इसको अगर हम पॉजिटिव इस्तेमाल इसका कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस का, न्यूक्लियर फिशन का, तो हम किस में कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वो एक डिवाइस होती है जिनके अंदर ये वाला रिएक्शन होता है बड़े कंट्रोल तरीके से, और उसके नतीजे में ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसको हम कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में ले आते हैं। इस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, और बिजली पैदा की जाती है। तो इस रिएक्शन का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। इस रिएक्शन को नुकसान क्या है जी, इससे हमने एटम बम बना दिया, और उस एटम बम से क्या होता है, फिर ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इससे हम शहर तबाह करते हैं। और इसका पीसफुल यूज़ क्या है जी, हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर इसी न्यूक्लियर फिजन को यूज़ करते हैं, और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है फिर हम इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो हमारे पास बहुत सारी ठीक ठाक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर ये हो गया न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। अब इसके अंदर चेन रिएक्शन का मामला ज़रा चेक करते हैं। चेन रिएक्शन, ये चेन रिएक्शन भी होता है। चेन रिएक्शन का जरा मामला चेक करते हैं कि चेन रिएक्शन का मामला क्या है। चेन रिएक्शन कहते हैं ऐसे रिएक्शंस को जो स्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होते रहे, यानी एक चेन बन जाए, एक से दूसरा रिएक्शन हो जाए, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसा चेन बन जाए। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं चेन रिएक्शन है। यानी आपने एक रिएक्शन स्टार्ट किया, उसके बाद फौरन से खुद ब खुद दूसरा हो गया, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, वगैरह वगैरह। ये जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हुआ है ना अभी ऊपर आपके सामने, ये एक चेन रिएक्शन है। न्यूक्लियर फिशन इज अ चेन रिएक्शन, ये चेन रिएक्शन होता है। कैसे, न्यूक्लियर फिशन के रिएक्शन में क्या होता है जी, यूरेनियम जो है वो न्यूट्रॉन से टकराता है, टूट के आपको क्या मिलता है, बेरियम, क्रिप्टॉन, एनर्जी, और साथ साथ क्या मिलते हैं आपको, 3 न्यूट्रॉन। अब खाली एक यूरेनियम थोड़ी होगा, और भी तो न्यूट्रॉन, और भी तो यूरेनियम होंगे। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन निकले, ये क्या करेंगे जी, ये रहा एक न्यूट्रॉन, ये रहा दूसरा न्यूट्रॉन, ये रहा तीसरा। अब ये तीनों न्यूट्रॉन एक एक यूरेनियम के एटम को फिर दोबारा तोड़ना शुरू कर देंगे। ये अगले यूरेनियम को तोड़ेगा, ये अगले यूरेनियम को, और फिर दोबारा एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगा, चेन बन गई। फिर उस न्यूक्लियर रिएक्शन से फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, ये अगले यूरेनियम को ब्रेक कर देंगे। तो एक चेन स्टार्ट हो जाती है। एक दफ़ा आपने ये रिएक्शन शुरू किया, उसके बाद न्यूट्रॉन्स निकलते जाएंगे, वो न्यूट्रॉन्स अगले यूरेनियम के एटम को तोड़ते जाएंगे। और एक रिएक्शन स्टार्ट करा आपने, उसके बाद पता नहीं कितने रिएक्शन हो जाते हैं। ये चेन रिएक्शन है न्यूक्लियर। एटम बम में यही हो रहा है। एटम बम में बस आप उसको फाड़ के एक दफ़ा ये न्यूक्लियर रिएक्शन करते हो, उसके बाद जो 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ये देखो आप कहाँ गया, ये जो 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ये अब क्या करते हैं, ये अगले अगले यूरेनियम को फिशन कर देंगे। ये इस यूरेनियम के साथ, ये एक यूरेनियम के साथ, ये एक यूरेनियम के साथ, और आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी। कितनी एनर्जी बन जाएगी, एक रिएक्शन से आपकी इतनी एनर्जी बन रही है जी।
ये वाली एनर्जी। तो सोचिए अगर ये चेन हो गया, अगले रिएक्शन से भी इतनी, ऐसे हर एक रिएक्शन के बाद 3 रिएक्शन होंगे, फिर 3 रिएक्शन के बाद मजीद 3 यानी 9 रिएक्शन होंगे, तो ठीक ठाक एनर्जी आएगी। तो इतनी एनर्जी बन जाती है कि पूरा पूरा शहर तबाह हो जाता है एटम बम के अंदर। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो एक चेन रिएक्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट में 3 न्यूट्रॉन आ रहे हैं, वो तीनों न्यूट्रॉन फास्ट मूविंग होते हैं, और वो तीनों न्यूट्रॉन क्या करते हैं जी, वो अगले यूरेनियम के एटम को ब्रेक करके एक नया न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अगेन आपको एनर्जी मिल जाती है, फिर अगेन 3 न्यूट्रॉन आ जाते हैं, फिर वो 3 न्यूट्रॉन फिर नए जो है वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, अब हम दूसरे न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं। 2 रिएक्शन बताया ना मैंने, एक तो न्यूक्लियर फिशन और अब अगला है जी न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, अब इसकी बात करते हैं जी। इसमें भी देखें वर्ड आ रहे हैं न्यूक्लियर, न्यूक्लियर का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस ऑफ एटम, जबकि फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन। फ्यूजन का मतलब क्या है, कंबाइन, ये उल्टा हो गया। फिशन का मतलब था तोड़ना, फ्यूजन का मतलब है जोड़ना। फ्यूजन का मतलब क्या होगा, कंबाइन करना। अब ये क्या होता है, ये रिएक्शन क्या है जी, टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। दो छोटे छोटे हल्के हल्के से मासूम मासूम से न्यूक्लियस को हम कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना दे, कंबाइन फ्यूजन। टाइम है अभी 15 से 16 मिनट। ठीक है, फ्यूजन क्या होता है, कंबाइन करने को आप कहते हो फ्यूजन, जोड़ने को आप कहते हो फ्यूजन। फ्यूजन क्या होगा कि आपके पास एक ये छोटा सा न्यूक्लियस है जी ए, एक छोटा सा न्यूक्लियस है बी, आप इन दोनों को जोड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस बना देंगे, ये सी। चले अगर हम डायग्राम से देखें, अगर इसको डायग्राम पे बनाए ए बी सी में, तो बड़ा छोटा नजर नहीं आ रहा, तो ये एक छोटा न्यूक्लियस है, ये एक छोटा न्यूक्लियस है, ये दो छोटे न्यूक्लियस है, आप इनको कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना देंगे, इसको आप कह रहे हो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। दो छोटे न्यूक्लियस आपस में जुड़ रहे हैं इसलिए कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए आपने फ्यूजन कहा है। ये अपोजिट है, फिशन में क्या हुआ था, एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में टूटा था, चेक कर लें कहाँ है डायग्राम, ये देखें, एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के दो छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ था। अब उल्टा हो रहा है, अब हम दो छोटे न्यूक्लियस को कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये अपोजिट हो गया ग्लास से। तो फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जब हमारे पास दो हल्के न्यूक्लियस आपस में जुड़कर बनाए एक बड़ा भारी न्यूक्लियस, इसको आप कहते हो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास हम दो हाइड्रोजन ले लें, हमने पता है ना हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स थे, तो हम दोनों आइसोटोप वाले ले लेते हैं। एक H2 वाला, आपको याद होगा मैंने आपको 3 हाइड्रोजन बताए आइसोटोप के अंदर, एक था H11, एक था H21, एक था H31। ये तो नॉर्मल हाइड्रोजन है, इसको छोड़ दें, इन दो को कंबाइन करेंगे हम। तो हाइड्रोजन जो है उसके दो आइसोटोप्स ले रहे हैं हम, एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है जी H21 और एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है H31। ये दोनों हम हाइड्रोजन ले रहे हैं और इनको हम कंबाइन करेंगे। ये दोनों हल्के होते हैं, हल्के हैं जी। इसमें देखो न्यूट्रॉन कितना है, 2-1, एक न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन कितना है जी, नीचे चूंकि चार्ज नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी एक हो गया ना हल्का। एक छोटा सा न्यूक्लियस है जिसमें एक न्यूट्रॉन है एक प्रोटॉन है। इसी तरह इस वाले हाइड्रोजन की बात करें, इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, 3-1, 2, और इसमें प्रोटॉन कितने हैं जी, आपका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, लिहाजा प्रोटॉन भी 1। तो ये मैं दो हाइड्रोजन के आइसोटोप ले रहा हूँ, ये ड्यूटेरियम है, ये वाला ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है, ये दोनों लाइटर हैं जी। ठीक है, क्या है ये, लाइटर, हल्के, नजर भी आ रहा है। पहले वाले में एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन है, दूसरे वाले में दो न्यूट्रॉन है एक प्रोटॉन है। अब मैं इनको जब कंबाइन करूंगा, ये मैंने इनको कंबाइन कर दिया, अब मेरे पास एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाएगा, किसका, हीलियम का। हीलियम का एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाएगा, और हीलियम के न्यूक्लियस का हमें पता है जी, अल्फा पार्टिकल कह लो आप इसको, ये होता है कॉन्फिगरेशन H42। ये क्या बन गया, एक बड़ा न्यूक्लियस बन गया ना, इन दोनों से तो बड़ा है। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हो गए, 4-2, दो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन कितने हो गए, एटॉमिक नंबर 2 है तो 2। ठीक है, तो एक बड़ा न्यूक्लियस हो गया। आपके पास दो छोटे छोटे न्यूक्लियस थे, एक ये न्यूक्लियस था एक ये न्यूक्लियस था, आपने दोनों को कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना दिया। N इज इक्वल, उस बड़े न्यूक्लियस में यानी कि दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बन गया, इस हीलियम में दो न्यूट्रॉन है दो प्रोटॉन है। ये है जी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है कि अगर आप दो हल्के लाइटर न्यूक्लियस को कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना लें, यानी 5-5 के दो सिक्के लें और उनको मिला के एक 10 का नोट बना दें। यहाँ आपने क्या किया, हमने दो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लिए, एक लिया ड्यूटेरियम एक लिया हमने ट्रिटियम,
दोनों लाइटर न्यूक्लियाई थे, हमने उनको मिला के एक हीलियम का न्यूक्लियस बना दिया जो कि इन दोनों से ज़रा हैवी होता है। तो ये दो लाइटर न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बन गया। नीचे हमने इनके न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तादाद भी लिख दी जी। हमारे पास टोटल 3 न्यूट्रॉन थे, 2 आ रहे हैं, है ना, एक कम हो रहा है। अभी हम बताते हैं क्या होगा। और प्रोटॉन की तादाद भी आप देख लें जी। अच्छा, अब क्या होता है मामला, आप देखो जरा, यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने टोटल हमारे पास, 1 + 2 3, और यहाँ पे हमारे पास कितने न्यूट्रॉन है, अभी सिर्फ 2, एक कम है, लिहाजा एक न्यूट्रॉन भी निकलेगा इस रिएक्शन में। ठीक है, एक न्यूट्रॉन कम हो रहा है ना, तो इस हीलियम एक बड़े न्यूक्लियस के साथ साथ आपका एक छोटा सा न्यूट्रॉन भी निकलता है। ठीक है जी। प्रोटॉन की तादाद सही है जी। प्रोटॉन आपके पास दोनों, इन दोनों के टोटल प्रोटॉन कितने हैं, 1 + 1 2, और यहाँ पर हीलियम में कितने गए जी, 2 प्रोटॉन गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास प्रोटॉन और हीलियम की तादाद, न्यूट्रॉन प्रोटॉन मैंने आपको दिखा दिया। तो दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं, साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी निकल रहा है। इसमें भी वही एनर्जी मास डिफरेंशिएट की वजह से एनर्जी क्रिएट होती है। इसमें भी मास डिफरेंस, अब मैं इसमें दिखा नहीं रहा, लेकिन इसमें भी यही होगा जी कि अगर आप इसका एक्चुअल मास, इसका एक्चुअल मास लो तो ये जो है ज़्यादा होगा, इसमें मास कम होगा, तो अब बाकी मास कहाँ गया, बाकी मास एनर्जी बन के कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें भी न्यूक्लियर फ्यूशन की तरह एनर्जी पैदा होती है, लेकिन इसमें फिशन से ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है। फिशन में अगर सपोज करो 10 एनर्जी पैदा हुई है ना, 10 जूल, इसमें और ज़्यादा पैदा होगी, और ज़्यादा एनॉर्मस एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, तो आप चाहें तो नेट पे सर्च करके इसके एटॉमिक मास, ये आपको होमवर्क भी कह लो, इनके एटॉमिक मास देखिएगा, एक्चुअल एटॉमिक मास क्या है, दोनों को प्लस करिएगा, हीलियम का एटॉमिक मास देखिएगा कितना फर्क है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके चेक कर लीजिएगा। तो ये भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में भी एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, इसमें भी एनर्जी पैदा होती है, बल्कि इसके अंदर जो है ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा होती है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, किससे, फिशन से, देन फिशन। यानी फिशन के अंदर कम एनर्जी, हालांकि वो भी बहुत एनर्जी थी, लेकिन वो कम है, इसमें तो उससे ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो दो लाइटर न्यूक्लियाई को अगर आप कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, इस रिएक्शन को आप कहते हो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इसमें एक न्यूट्रॉन भी निकलता है, और ये चेन रिएक्शन नहीं है, और इसमें एनर्जी पैदा होती है, और इसमें एनर्जी जो है वो फिशन से ज़्यादा पैदा होगी। फिशन की एनर्जी अगर 1 होती है तो इसकी एनर्जी 10 गुना होती है। फिशन के अंदर अगर 1 जूल एनर्जी आ रही है तो इसके अंदर से 10 जूल एनर्जी निकलती है। इतनी खतरनाक रिएक्शन है ये तो उसका भी अब्बू है, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक रिएक्शन है। ये एक और बात वो ये है कि इस रिएक्शन को हम नॉर्मली स्टार्ट नहीं कर सकते। फिशन रिएक्शन में तो हमने यूं स्टार्ट कर दिया जी, यूरेनियम का एटम लिया और कुछ भी नहीं, बस एक न्यूट्रॉन खींच के मार दिया। तो यूरेनियम के न्यूक्लियस में अगर आप एक खींच के न्यूट्रॉन मारोगे तो वो फिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर स्टार्ट करना ही सबसे बड़ी पंचायत है। इसके अंदर इतने आराम से इसको स्टार्ट नहीं किया जा सकता। वजह क्या है, ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये पॉजिटिव चार्ज होता है इन पर। ये जो आपके पास ये वाला न्यूक्लियस है, इस पर भी तो इलेक्ट्रॉन गायब हो चुके हैं, ये तो सिर्फ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन नहीं है, लिहाजा इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अंदर भी से इलेक्ट्रॉन निकाले जा चुके हैं, लिहाजा इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये दो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस हैं जिनको आप करीब ला रहे हो, और आपको पता है पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करता है, अट्रैक्ट नहीं करता, रिपल करता है। तो इनको करीब लाना इतना आसान नहीं है, इनको करीब लाने के लिए भी आपको ठीक ठाक एनर्जी चाहिए। तो इस रिएक्शन के अंदर मामला क्या है जी कि ये आपके पास पहला वाला है जी H21, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स गायब हैं, सिर्फ न्यूक्लियस है ये। और ये दूसरा वाला न्यूक्लियस है जी H31, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। हमें इनको फ्यूज करना है, इनको मिला के हीलियम बनाना है, इन दोनों को जोड़ना है, यानी इसको ऐसे करीब लाना है, इसको ऐसे करीब लाना है। ये इतना आसान काम नहीं है, दो पॉजिटिव चार्ज को करीब लाना इतना आसान काम नहीं होता, रिपल्सन होती है, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो इस एनर्जी, इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर फिर हम इन दोनों चार्ज को करीब लाने के लिए एनर्जी देते हैं, उल्टा एनर्जी लगाते हैं शुरू में हम थोड़ी सी, और थोड़ी सी भी नहीं, इतनी एनर्जी जितनी आपकी तकरीबन 1.5 × 10⁻16 जूल्स के करीब एनर्जी लगती है। यानी वो एनर्जी जो फिशन रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रही थी, कहाँ गई, ये देखो कितनी एनर्जी लग रही है। मामूली एनर्जी नहीं लगती इस रिएक्शन को स्टार्ट करने में। दो पॉजिटिव न्यूक्लियाई को अगर आपने करीब लाकर जोड़ना है, फ्यूजन करना है, आपको ठीक ठाक एनर्जी चाहिए शुरू में। कितनी, तकरीबन इतनी एनर्जी जितनी आपकी फिशन प्रोड्यूस करता है।
हाँ, अगर आपने ये एनर्जी दे दी तो ये आपका जुड़ जाएगा, हीलियम बन जाएगा, ये हीलियम बन जाएगा आपका, हीलियम बन जाएगा। साथ साथ आपको न्यूट्रॉन भी मिलेगा एक अदद, और आपको एनर्जी मिल जाएगी। अब एनर्जी भी रिलीज होगी, और एनर्जी फिर कम लगाओगे, आपने एनर्जी लगाई ये, लेकिन एनर्जी आपको इसका मल्टीपल मिलेगी, तकरीबन 10 गुना मल्टीपल, इसका 10 टाइम्स आपको एनर्जी मिलती है, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी फ्यूजन में। ठीक है, तो ये दो इसमें एक मसला आता है क्या कि जी इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको एक छोटा सा बम फाड़ना पड़ेगा, एटम बम। ये सूरज में ये वाला रिएक्शन हो रहा होता है। सूरज के अंदर तो एनर्जी की कमी नहीं है, सूरज के अंदर तो ये वाली एनर्जी तो इतनी सारी मिल जाती है, तो सूरज के अंदर ये वाला रिएक्शन हो रहा होता है। तो ये दो रिएक्शन थे जी, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, ये दो हमने पढ़ लिए। बाकी